नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी फिलहाल कम नहीं हुई है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि चीन को इस बार सबक सिखाना है। भारत की तैयारी पूरी है। पहली बार लद्दाख सीमा पर वायुसेना के विमान गश्त कर रहे हैं। सरहद के इलाकों में लड़ाकू विमान तैयार कर दिए गए हैं और तो और खुद वायुसेना प्रमुख लद्दाख में हालात का जायजा लेने पहुंचे। लेह के आकाश पर मंडरा रहे हैं लोहे के बाज और इन पर बैठे हुए हैं वायुसेना के जांबाज। ये उड़ान पहचान करने के लिए है कि किन इलाकों में छिपे बैठे हैं चीनी सेना के धोखेबाज सिपाही। ये उड़ान बताती है कि एलएसी पर सेना की मुस्तैदी पहले से ज्यादा सख्त, पहले से ज्यादा संजीदा और पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। देखिए, इसी तरीके से आसमान में आप जो फाइटर विमानों की सर्वेलांस सॉर्टीज देख रहे हैं वो लगातार चल रही हैं। किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो अनप्रोटेक्टेड रहे। आसमान की आंखें लगातार लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से दुश्मन पर हम हावी रहें। आसमान से लेकर जमीन तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है। जानकारी यह भी है कि भारत ने चीनी हरकत को देखते हुए चीन की सीमा में अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। खबर है कि एयरफोर्स ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैयार रखा है ताकि शॉर्ट नोटिस पर भी ये उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। कामयाबी कैसे पानी है, किस एंगल से पानी है, कम से कम नुकसान को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा दुश्मन का नुकसान करना है और उसको मुंह तोड़ जवाब देकर, ताकि उनको पता चले कि हिंदुस्तान फौज बहुत तकलीफ हो जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के जांबाज तैयार हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जवानों और सामानों को लद्दाख भेजा जा रहा है। हालात तनावपूर्ण है। इस बात को ऐसे समझिए कि बगैर किसी प्लान के वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने लेह का दौरा किया है। भारत ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर इस बार चीन को सख्त सबक सिखाना है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मित्र देश रूस जाएंगे। जाहिर सी बात है कि रूस के जरिए भी चीन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। यानी चीन को सैन्य बल से तो हम पीछे धकेलेंगे ही, कूटनीतिक स्तर पर भी चीन का चित होना तय है। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई सर्वदलीय बैठक इस समय चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक चल रही है और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि यह बैठक पहले बुलाई जानी चाहिए थी। टाइमिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। पहले से लगातार कांग्रेस पार्टी यह बात कहती रही थी कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, देश के सामने सच रखना चाहिए और सोनिया गांधी ने कहा कि कई मुद्दों पर हम अब भी अंधेरे में हैं। यह बात सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई इस ऑल पार्टी मीटिंग में कही है, जिसमें ज्यादातर विपक्षी दलों ने ऐसे मौके पर सरकार के साथ होने की बात कही। सोनिया गांधी ने कुछ सीधे सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या सरकार को सही वक्त पर अलर्ट नहीं किया गया था। इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, यह बात सोनिया गांधी ने कही है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर आ गए और जानकारी लेकर। बताइए अशोक, और क्या क्या कहा सोनिया गांधी ने? देखिए, सोनिया गांधी पहले तो सबसे पहले ये कहा कि ये लेट से बुलाई गई मीटिंग है, जबकि इसको तुरंत बुलाया जाना चाहिए था। जब लद्दाख और कई इलाकों में कब्जा किया गया चाइनीज सेना के द्वारा, उस वक्त ये मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। और आज भी बहुत से फैक्ट हम लोगों को जानकारी में नहीं है कि
क्या स्थिति वहां पर है, किस तरीके से किया जा रहा है, ये सब जानकारियां सरकार को साझा करनी चाहिए थी। तो उन्होंने सीधा तौर से कहा कि लेट से बुलाया गया था, लेकिन हम लोगों को इनवाइट किया गया, हम लोग सरकार के साथ हैं, इस घड़ी में सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कई सवाल उठाए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया और जानकारियों को लेकर सवाल उठाया कि सरकार को साझा करना था जानकारी। तो क्या ये जानकारियां जो सरकार ने दी हैं वो पर्याप्त नहीं लगी कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, सोनिया गांधी साफ तौर से कहा कि एक तो बहुत लेट थे, जब 5 मई को जानकारियां आई थी सामने कि चाइनीज सेना ने कब्जा किया था लद्दाख और कुछ इलाकों में, तब बुलाई जानी थी, उसके तुरंत बाद ये मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। लेकिन उसके इतना ही नहीं, अभी भी बहुत सी जानकारियां नहीं है कि वहाँ पे स्थितियां क्या है, किस ढंग से वहाँ पे ये सब हुआ है, वो जानकारियां भी अभी सामने नहीं आई हैं। ये जानकारी में सरकार को बतानी चाहिए थी। ये तमाम चीजें सरकार के सामने सवाल रखे। एक लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने ओपनिंग रिमार्क कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सर्वदलीय बैठक में रखे। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, फिलहाल ये जानकारी देने के लिए। अशोक सिंघल बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं सीधे तौर पर, ये कहते हुए कि ये बैठक पहले बुलाई जानी चाहिए थी। वैसे इस बैठक के पहले ही राजनीति शुरू हो गई थी, जब आरजेडी, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने इस बात को नाराजगी जाहिर की थी कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि बाकी सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया। इस बैठक की शुरुआत में गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं को बताया कि सरहद पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार चीन के मामले में पारदर्शिता बरते और साथ ही विपक्ष को हालात की जानकारी देती रहे। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश की अखंडता के लिए वो सरकार के साथ है। तो एक तरफ चीन सीमा पर साजिश कर रहा है और दूसरी तरफ लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। 20 जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाले चीन पर यह आरोप है कि उसने भारतीय सेना के 10 जवानों को पकड़ा फिर छोड़ दिया। लेकिन इस सब के बीच चीन का मीडिया लगातार झूठ फैला रहा है। गलवान घाटी में चीन की साजिशों की परतें वक्त के साथ खुलती जा रही हैं। लद्दाख में पूरी प्लानिंग के साथ चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। वहीं 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया, जिन्हें हिंदुस्तान के तेवर देखने के बाद चीन को छोड़ना पड़ा। चीन ने कल शाम 10 भारतीय जवानों को रिहा किया है, जिसमें 2 मेजर और 2 कैप्टन थे। वहीं 2 यूनिट के ये 6 जवान थे, जिन्हें बंधक बनाने के 3 दिन बाद छोड़ा गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच जवानों की रिहाई को लेकर मेजर जनरल स्तर की बात चल रही है, जहां भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक बंधक बनाए गए सैनिकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में सैनिकों की रिहाई के बाद अब एक बार फिर गलवान घाटी में बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे LAC के आसपास 3-4 जगह लिया है। उसको वो समझें कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। गलवान वैली हमारा है। दूसरा कि हम स्ट्रेटजिक रोड्स अपने साइड में बनाएंगे क्योंकि वो हमारी ऑपरेशनल ज़रूरत है। तीसरा, फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना ने जो बंकर्स बनाए हैं उसको अपने कब्जे में लेना है और चाइनीज ट्रूप्स को वहां से वैकेट करवाना है। उधर सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीन की मीडिया ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में चीन ने अपनी साजिश को एक हादसा बताया है। 10 भारतीय सैनिकों के साथ चीन की सेना ने अच्छा बर्ताव किया है। ये उन 17 सैनिकों से ज्यादा किस्मत वाले थे जिनकी मौत जमा देने वाली ठंड की वजह से हुई। ज्यादातर सैनिकों की मौत भारतीय सेना की बैक सपोर्ट न मिलने की वजह से हुई। इसके लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये वो चीन है
जिसने हाथापाई में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई, ताकि वहां की जनता सरकार के खिलाफ न खड़ी हो जाए। चीन कितना बड़ा झूठा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीनी मीडिया एक ओर भारतीय सैनिकों को छोड़ने की बात कर रहा है, तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि चीन ने किसी भी भारतीय सैनिक को बंधक नहीं बनाया। China and India are in dialogue to resolve the matter on the ground through diplomatic and military channels. मामले को लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की समस्या छिपाने का खामियाजा सेना के जवानों को भुगतना पड़ा। वहीं अधीर रंजन ने भी कहा कि सरकार चीन को लेकर जनता के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही है। कांग्रेस मामले को लेकर अटैकिंग मोड में दिख रही है। बहरहाल सियासत के बीच गलवान घाटी को लेकर तनाव जारी है, जहां चीन की हलचल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। गीता मोहन, मंजीत नेगी, श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पीठ में धोखे का खंजर घोंपने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए पूरा देश उबल रहा। चीनी हिमाकत के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा। कहीं शहर शहर चीनी सामान तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं इसकी होली जलाई जा रही है। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि शहादत का बदला लिया जाए। हमें चाइना का माल नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। गलवान वैली में चीन के धोखे से हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा निकल रहा है मेड इन चाइना प्रोडक्ट पर। आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों की होली जलाई। गलवान में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने वाले देश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी बाजार में पहुंचे और दुकानदारों को चीनी सामान ना बेचने की शपथ दिलाई। धोखा दे रहा है, हम उनके माल खरीद रहे हैं। हमें चाइना का माल नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए बिहार का शहर गया भी तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। कोई भी चाइना सामान अपने जिला में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में यूज नहीं करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जिस चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, उसके खिलाफ नफरत की ऐसी आग भड़की है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर दल उसमें शामिल है। लखनऊ में कांग्रेस ने चीनी सामानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीन के बने इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़ दिए गए। एक प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में भी हुआ। वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट की कार्यकर्ताओं ने 3 मूर्ति चौक पर प्रदर्शन किया। जो उन्होंने जो हरकत जो किया है वो इंसानियत हरकत नहीं है, हैवान वाला है, उनको दिखाना ये जरूरी था, इसीलिए हम लोग यहाँ है आज। इस वक्त हम 3 मूर्ति पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और आप देखिए तमाम इनके पास पोस्टर्स हैं, गो चाइना गो, और यहाँ पर आप देखिए अवर कंट्री अवर लैंड, चाइना आर्मी गेट लॉस, इस तरह की बातें जो हैं जो पोस्टर्स हैं इनके हाथों में। और यहाँ पर वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिन्होंने ये इसका विरोध किया है। वहीं कैट ने भी दिल्ली में चीन के माल के बहिष्कार का मन बना लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून से देश में भारतीय सामानों की ज़्यादा उपयोगिता और चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया है। पूरे देश में चीन को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। चीनी सामानों के बहिष्कार ने जोर पकड़ लिया है। सामान जलाए जा रहे हैं। दुकानदारों और ग्राहकों ने चीन के सामान के बहिष्कार की शपथ ली है। भारत सरकार भी चीन को लेकर अपनी रणनीति बदलने का प्लान बना रही है ताकि देश के खिलाफ साजिश रच रहे चीन को आर्थिक झटके दिए जा सके। आज तक ब्यूरो। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की अंतिम विदाई का सिलसिला जारी है।
जिस भी शहर या गांव में इन शूरवीरों की अंतिम यात्रा निकल रही है, अपार जनसमूह इनके आखिरी दर्शन के लिए उमड़ रहा है। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिन्होंने झुकने नहीं दिया भारत के भाल को, ऐसे लाल को लेकर चल पड़ा है कारवां, तिरंगे में लपेटकर श्रद्धा से, सम्मान से, अभिमान से उसकी जय जयकार करते हुए। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही राजेश ओरंग का पार्थिव शरीर दुर्गापुर के पानगढ़ एयरबेस पहुंचा। वीरभूमि में राजेश को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। यहां इन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सैनिक सम्मान के साथ हुआ इनका अंतिम संस्कार। सिपाही चंद्रकांत प्रधान का पार्थिव शरीर देखने के लिए मानो पूरा भुवनेश्वर उमड़ पड़ा। कंधमाल में लोगों ने अपने वीर सपूत को विदा किया। वैशाली आज तड़प उठा देखकर अपने ही बच्चे का पार्थिव शरीर, लेकिन वैशाली का बेटा शहीद जय किशोर सिंह जाते जाते भी अपने हिम्मत, अपने हौसले और अपनी देशभक्ति से ऐसी कथा लिख गया जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। भोजपुर के जवान चंदन कुमार भी चीनी धोखेबाजी के शिकार हुए थे, लेकिन फिर भी चीनियों के सामने वो डट कर खड़े रहे। खुद जान गंवा दी, लेकिन मजाल है कि एक कदम भी पीछे हटाया हो। जैसा बहादुर बेटा था, वैसी ही बहादुरी की बात उनका परिवार कर रहा है। कार्रवाई तो पूरा होगा, कार्रवाई पूरा होगा, होना चाहिए। सहरसा में शहीद कुंदन कुमार को नम आंखों से विदा किया गया। कुंदन कुमार के परिवार ने भी चीन से बदला लेने की मांग की। अपनी देश की सेवा में चला गया, उसी तरह हम अपने दोनों बच्चे को भी देश की सेवा के लिए भेजेंगे। शहीद के परिवार लगातार मांग कर रहे हैं कि चीनियों को हर हाल में सबक सिखाना ही चाहिए। हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमारे जवान तो अंत में विलीन हो गए, लेकिन इनके शौर्य की कहानियां इनके जैसे लाखों लड़ाकों में ऊर्जा आज तक दे रहे। और अब जरा कोरोना की खबर भी आपको बता दें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कोरोना मरीजों के लिए सरकारी क्वारंटीन अनिवार्य हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, केंद्र सरकार दिल्ली के लिए यह आदेश निकाल सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में हर मरीज को सरकारी जगह पर क्वारंटीन करना संभव नहीं है। अगर आपको याद हो तो दिल्ली की सरकार ने कुछ होटल्स को भी अधिग्रहित करने की बात कही थी, लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये कि केंद्र सरकार इस मामले में आदेश दे सकती है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों को सरकारी क्वारंटीन में रखा जाए। कोरोना की वजह से दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना के केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। 24 घंटे के अंदर करीब 3,000 केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। देश की राजधानी को कोरोना ने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने बुरे हैं कि खुद स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। थोड़ी सी आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने के बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडीनेस बढ़ने लगी। उधर दिल्ली सरकार लगातार कोरोना के हालातों पर नजर बनाए हुए है। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बुरारी हॉस्पिटल का दौरा किया। सरकार की कोशिश दिल्ली में बिगड़ते हालातों को देखते हुए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर है। वहीं ऑक्सीजन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्लान ये है कि कोरोना के लिए यहाँ पे 450 बेड्स चालू कर दिए जाएंगे और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर तीसरे बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई है। और भी मतलब लगभग 125 बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई है। 125 बेड्स पे हम सिलेंडर से ऑक्सीजन दे देंगे। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को भी कोरोना हो गया है। वहीं दिल्ली दंगों की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के एसीपी
उनकी पत्नी और बेटे को भी कोरोना हो गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली दंगों की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के एक एसीपी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके संपर्क में आने से उनके बेटे और उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया। अब तक की बात करें तो दिल्ली पुलिस में 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ज्यादातर ठीक होकर फिर से ड्यूटी पर आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखना जरूरी है, जिन्हें कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। अगर मरीज के हालात सुधरते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।